तो आज हम 9th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सीक्वेंसेस एंड सीरीज। इसके अंदर पहला जो टर्म है आपका सीक्वेंस, इसकी बात करते हैं। ठीक, तो सीक्वेंस का मतलब जनरली होता है कि आपका जब कभी हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं। ठीक है, हमने कहा कि आपका एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो होगा, एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो होगा। एक एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर अप टू एंड सो ऑन। ये भी आपका क्या एक सीक्वेंस है। ऐसे अगर आपसे कहूँ मैं 3, 3.3, 3.33, अप टू एंड सो ऑन, ये भी आपका क्या एक सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस का मतलब है कि आपका जब कभी हम क्या करते हैं, किसी पैटर्न को पकड़कर आपका आगे की तरफ आपका इनफाइनाइट यानी इनफाइनाइट टर्म्स हम क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह की जो आपका प्रोग्रेशन है, इस तरह का जो आपका एक्सप्रेशन हमें देखने को मिलता है, ये कहलाता है आपका सीक्वेंस। ठीक, फॉर एग्जांपल आप ये भी कह सकते हैं 1, 2, 3, 4 अप टू एंड सो। ठीक, ये भी आपका क्या एक सीक्वेंस ही है। तो सीक्वेंस का मतलब आप समझ गए होंगे कि सीक्वेंस का मतलब सिर्फ इतना है, जब आपका क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे हम बात करें इस सीक्वेंस में देखो हम अगली टर्म डिफाइन कर सकते हैं। जैसे 4 के बाद क्या आएगा आपसे पूछो तो आप इसका आंसर 5 आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे इसमें भी आप कह सकते हैं कि 4 का स्क्वायर आएगा, लास्ट में इसमें आपका 3.3333 अप टू एंड सो। ठीक, तो इस तरह की चीज आएगी। तो ये आपका क्या है, ओवरऑल ये आपका सीक्वेंस है। ठीक, तो सीक्वेंस में आपका हम क्या कर सकते हैं, nth टर्म भी डिनोट कर सकते हैं। बात करेंगे nth टर्म पर, लेकिन उससे पहले सीक्वेंस के टाइप की बात करते हैं। जनरली जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस आपका 2 टाइप का होगा। पहला आपका फाइनाइट और दूसरा आपका इनफाइनाइट। तो फाइनाइट का मतलब है कि जब कभी किसी सीक्वेंस में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो हम उसे फाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे, और जब कभी किसी सीक्वेंस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो हम उसे इनफाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। जनरली जो आपका सीक्वेंस है वो इनफाइनाइट नंबर्स को कंटेन करती है, तो इसलिए हम इसे इनफाइनाइट सीक्वेंस या फाइनाइट सीक्वेंस दो में तो डिवाइड करते हैं, लेकिन सीक्वेंस का मतलब जनरली आप कह सकते हैं कि इनफाइनाइट सीक्वेंस है। ठीक है, तो ये आपका सीक्वेंस की कहानी यहाँ पे खत्म होती है। ठीक, अब बात करते हैं आपका सीक्वेंस को डिनोट करने के लिए। जैसे इस वाले टर्म को पकड़ा है, आपका इस पैटर्न को पकड़ते हैं, तो इस पैटर्न को पकड़कर हम यहाँ पे आपका एक nth टर्म बनाने जा रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप, इस पैटर्न को पकड़कर आपका एक nth टर्म बनाने जा रहे हैं। तो nth टर्म किस तरह से बनेगी, देखिए 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, यानी आपका nth टर्म में आप पैटर्न को पकड़ना है। देखो फर्स्ट टर्म है तो आपका 1 स्क्वायर आ रहा है, सेकंड टर्म है तो सेकंड स्क्वायर आ रहा है, थर्ड टर्म है तो 3 का स्क्वायर आ रहा है, फोर्थ टर्म होगी तो 4 का स्क्वायर आएगा, फिफ्थ टर्म होगी तो 5 का स्क्वायर आएगा, सिक्स्थ टर्म होगी तो 6 का स्क्वायर आएगा। तो इसका मतलब nth टर्म का मतलब क्या है, उस पर बात करते हैं। nth टर्म जब आएगा तो ये देखिए आपका an, यानी कि nth टर्म को डिनोट करने के लिए हम an का यूज करते हैं जनरल। ठीक है, तो an इक्वल टू क्या आ जाएगा, n स्क्वायर। तो nth टर्म का मतलब हम इसे जनरल टर्म भी कहते हैं। इस जनरल टर्म का काम ये होता है कि आपका ये पूरे के पूरे सीक्वेंस को हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है व्हेन वी पुट n इक्वल्स टू 1, 2, 3 अप टू एंड सो ऑन। जैसे अगर आपको फर्स्ट टर्म चाहिए तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, a n की जगह आपका 1 रख सकते हैं, तो ये 1 का स्क्वायर। देखिए पहली टर्म आपका 1 का स्क्वायर था। ऐसे अगर आपको सेकंड टर्म चाहिए तो आप a2 इक्वल टू रख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इसी में रख के आप सेकंड टर्म पता कर सकते हैं। ठीक, तो कुल मिला के जो आपका जनरल टर्म है या आपका nth टर्म है, वो क्या करती है, पूरे के पूरे सीक्वेंस को फॉर्म करती है। आप इसकी मदद से किसी भी टर्म को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आपने क्या करना है, जब भी आप nth टर्म फाइंड करने जा रहे होंगे तो आपको हर टर्म को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। हालांकि कुछ सीक्वेंस ऐसी होती हैं जिनका nth टर्म या जनरल टर्म डिफाइन कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन वो कुछ गिनी चुनी सीक्वेंस होंगी। ठीक है, और मोस्टली आपका हर सीक्वेंस का आप nth टर्म डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर, तो इस तरह की आपकी ये कहानी है आपका। इस तरह से आप क्या करेंगे, nth टर्म को डिफाइन करेंगे। ठीक, तो ये था आपका सीक्वेंस आपके 2 टाइप के होते हैं, एक आपका फाइनाइट, एक आपका इनफाइनाइट। सीक्वेंस का मतलब आपको बताया कि एक ऐसा प्रोग्रेशन, एक ऐसा आपका एक्सप्रेशन जिसमें हर एक टर्म का एक पैटर्न होता है। ठीक, तो इस तरह के टर्म पैटर्न को, इस तरह के सीक्वेंस यानी इस तरह के प्रोग्रेशन को हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। तो सीक्वेंस के 2 टाइप बताया आपको, फाइनाइट और इनफाइनाइट। समझना बड़ा आसान है। फाइनाइट का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट अगर फाइनाइट है, सपोज करो आपका यही सीक्वेंस है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर अप टू एंड सो ऑन 10 स्क्वायर पे जाके खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, फाइनाइट सीक्वेंस हो गया।
अगर यही चीज आपका इन्फिनिटी की तरफ मूव करता है तो ये आपका इनफाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगा। यहाँ तक आपको शायद समझ आ गया होगा, ये क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब उसके बाद बढ़ते हैं, आपका सीक्वेंस के टाइप हमने डिफाइन कर लिए हैं। अब इसमें जो nth टर्म है, यानी कि इसकी जो पहली एक्सरसाइज है, सिर्फ इतना मैटर ही पहली एक्सरसाइज में है आपके पास। ठीक, अब कुछ ऐसे सीक्वेंसेस की बात करते हैं जिसका आपका टर्म बताना, यानी कि जिसका nth टर्म डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। ठीक, जैसे हम बात करें नेक्स्ट टर्म की बात कर रहा हूँ कि आपका अगला जो टर्म है उस पर बात करते हैं कि nth टर्म का पॉसिबल नहीं है, किस किस सीक्वेंस की बात करते हैं। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि आपका प्राइम नंबर्स की बात करते हैं। प्राइम नंबर में आपका सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन आ जाएगा, 2, देन आपका कौन 3, देन अगला टर्म आपका 5 अप टू एंड सो। तो यहाँ पे क्या है ना कि आपका पॉसिबल नहीं है कि हम क्या कर पाए, इसके लिए nth टर्म क्रिएट कर पाए। ठीक, देखिए यहाँ से 2 से 3 आ गया डायरेक्ट, फिर 3 से 5 आ गया, यानी कि 2 का गैप यहाँ तो आ रहा है, पर यहाँ आपका सिर्फ 1 का गैप है। ठीक है, तो इस तरह के पैटर्न में हम यार ये जो आपका टर्म्स हैं, यानी ये जो सीक्वेंसेस हैं, इनमें हम क्या पता नहीं कर पाते हैं कि इसकी nth टर्म क्या होगी। ठीक, तो इन टर्म्स को हम इस तरह से आपका ये, हालांकि ये भी एक आपका सीक्वेंस है, लेकिन इस सीक्वेंस का हमें nth टर्म मालूम नहीं कर सकते, यानी कि आपका इसका nth टर्म क्रिएट नहीं करा जा सकता। ठीक है, तो ये आपका इतना समझ आ चुका होगा। ठीक, तो सीक्वेंस का मतलब आप लोग समझ चुके हैं। सीक्वेंस में हमने बताया आपको 2 तरह की होती है, फाइनाइट और इनफाइनाइट, और उससे रिलेटेड nth टर्म की भी बात हमने कर ली है। ठीक, अब नया टर्म यहाँ पे जनरेट होता है, आपका नया दूसरा टर्म आता है आपका। एक और डेफिनेशन की बात करूँ, सीक्वेंस की एक डेफिनेशन पे और आया है, तो सीक्वेंस का मतलब है क्या लिखना। देखिए, अगर मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि an इक्वल टू एक टर्म बनाई थी मैंने n टू द पावर 2। ठीक, तो अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ फंक्शन देखें, जैसे कि हमने फंक्शन पढ़ा हुआ है, ठीक है, फंक्शन के टर्म्स पर आप देखेंगे तो ये f(x) इक्वल टू x स्क्वायर टाइप का आपको दिखाई देगा। ठीक, तो कुल मिलाकर सीक्वेंस का मतलब है एक फंक्शन है, सीक्वेंस का मतलब एक फंक्शन है जिसका डोमेन हमेशा ही एक नेचुरल नंबर होगा। डोमेन का मतलब होता है जहां से आप x की वैल्यूज को गेन करते हैं, जहां से आप x की वैल्यूज को पुट करते हैं, वो आपका डोमेन कहलाता है। तो सीक्वेंस का मतलब क्या है, सच टाइप ऑफ अ फंक्शन इन विच डोमेन इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर और सबसेट ऑफ अ नेचुरल नंबर। यानी कहने का मतलब है कि आपका नेचुरल नंबर का सेट, इसका डोमेन हमेशा ही आपका क्या हो सकता है, एक नेचुरल नंबर का सेट हो सकता है। अदरवाइज क्या होगा, उसका एक सबसेट होगा। सबसेट कब होगा, जब ये जो सीक्वेंस आपका फाइनाइट होगी। जैसे थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था आपको मैंने, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू एंड सो ऑन 10 स्क्वायर पे ये आपका फिनिश हो गया। ठीक, तो 10 स्क्वायर पे जब आपका ये खत्म हो गया तो उस टाइम पे आपका जो सेट है, जो डोमेन है, वो कौन होगा, डोमेन आपका उस टाइम पे 1 से लेके सीधे सीधे आपका 10 पर ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति पर आपका डोमेन कौन आया, 1 to 10, और ये किसका सबसेट है, एक नेचुरल नंबर का सबसेट है। तो हम कह सकते हैं कि आपका सीक्वेंस का मतलब क्या है। सीक्वेंस की अगर डेफिनेशन पे आए तो सीक्वेंस की डेफिनेशन की बात करें तो कह सकते हैं कि सीक्वेंस इज अ फंक्शन इन विच द डोमेन इज ऑलवेज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर और द सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्लियर हो गया। तो ये कहानी थी आपका सीक्वेंस की। तो सीक्वेंस की आपको 2 डेफिनेशन बताई। हमने कहा कि आपका सीक्वेंस एक पैटर्न है, जब आपका क्या करता है, हर एक आने वाली टर्म अपने पिछली टर्म का एक पैटर्न को फॉलो करता है, तो उसे हम कहते हैं सीक्वेंस। ठीक, या अगर आप उस चीज से ना समझ पाए तो सीक्वेंस की दूसरी डेफिनेशन आपको बता दी गई है। सीक्वेंस का मतलब है डायरेक्ट आपका फंक्शन है, एक ऐसा फंक्शन जिसमें जो डोमेन होता है वो हमेशा आपका एक नेचुरल नंबर होगा, या कहें कि आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर उसका डोमेन है, और या आपका उसका एक सबसेट जो है वो इसका क्या होगा, डोमेन होगा। शायद यहाँ पे आपको ये समझ आ चुका होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की। अब आपका इसको थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं, हम सीरीज की बात करने वाले हैं। सीरीज का मतलब क्या है, देखिए सीरीज का मतलब है आपका समीशन ऑफ सीक्वेंस, यानी कि जोड़ देना। जो सीक्वेंस में टर्म्स दिखी हैं आपको, उन टर्म्स को आपको जोड़ना है बस। ठीक, जैसे थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी आपका 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, ये बड़ा बेसिक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर अप टू एंड सो। ठीक, तो अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये जो टर्म है, यानी कि अब जो ये आपका नंबर देगा बेसिकली, और लेकिन ये जो दिख रहा है आपका ये एक्सप्रेशन, ये कहलाता है आपका सीरीज। तो सीरीज का मतलब क्या है, समीशन ऑफ टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। सीरीज का मतलब आप समझ गए होंगे, समीशन ऑफ टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। क्लियर हो गया। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आपका ए एन से हम क्या करते हैं, जनरल टर्म को डिनोट करते हैं या nth टर्म को डिनोट करते हैं।
तो a1 से मैं किसे डिनोट करूंगा, आपका फर्स्ट टर्म को डिनोट करूंगा, a2 से किसे डिनोट करूंगा, आपका सेकंड टर्म को डिनोट करूंगा, ऐसे ही a3 से अप टू एंड सो ऑन सारी टर्म्स आएंगी। तो जब भी आप इन सब टर्म्स के बीच में एडिशन का साइन लगाएंगे तो ये आपका क्या बनेगा, इन सब का सम होगा। तो ये जो समीशन है, यही समीशन क्या कहलाता है, आपका सीरीज कहलाता है। क्लियर हो गया शायद? तो सीरीज का मतलब क्या है, सम ऑफ टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, खत्म। ठीक, तो सीरीज का मतलब सिर्फ इतना। अब सीरीज को हम आपका जब कभी ऐसी स्थिति है कि आपका स्पेस बचाने के लिए कह सकते हैं, या आपका सीधे सीधे कह सकते हैं कि इसको डिनोट करने का कोई शॉर्ट तरीका हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, डिनोट करने का शॉर्ट तरीका क्या हो सकता है, देखो इसी टर्म में सपोज करो ये आपका ये जो सीरीज है आपका ये इंफिनिटी तक जाती है, तो इस इंफिनिटी तक जाने वाली सीरीज को हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी और अंदर आपका लिख दिया a है। तो ये आपका लिखने का तरीका हो गया। ये सिग्मा है, ये आपका ये जो चीज है ये कौन है, सिग्मा है। आप इससे 10th क्लास में शायद आपने इसे देखा होगा 10th क्लास में। सिग्मा का मतलब है कि टर्म्स का जुड़ना, यानी कि अगर मैं इसको खोलूं तो इसका मतलब ये है, देखिए 1 रखेंगे तो आपका a1 आएगा, देन प्लस आएगा, सिग्मा का मतलब वो प्लस लगाना है। ठीक है, दूसरा आपका 2 रखेंगे तो ये a2 आएगा, प्लस आपका a3 अप टू एंड सो ऑन इंफिनिटी। अगर आप फाइनाइट टर्म्स का सम करना चाहते हैं तो ये रहा, अगर आप फाइनाइट टर्म्स का सम करना चाह रहे हैं तो फाइनाइट के लिए आपका हम इस चीज को n इक्वल टू सपोज करो यहाँ से 100 आपका इसको क्या कर दूंगा 10 करा दूंगा और 100 टर्म्स का सम आ जाएगा। क्लियर हो गया शायद इतना, ये आपका समझ आ गया होगा आपको। सीक्वेंस और सीरीज में जो आपका डिफरेंस है ये क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो सीक्वेंस का मतलब तो आपको बता दिया, एक पर्टिकुलर पैटर्न है। दूसरा सीरीज है, उन टर्म्स का समीशन ही आपका क्या कहलाता है, सीरीज कहलाता है। ठीक है, तो इतना आपका ये सीक्वेंस और सीरीज लगभग आप लोगों को समझ आ गया। तो देखिए आगे बढ़ते थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। देखो आपका थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी कि सब सीक्वेंस है मेनली वो 2 टाइप्स की होती है, एक फाइनाइट होता है आपका और एक इनफाइनाइट होता है। तो सीक्वेंस पर बेस्ड कौन है, सीरीज है। तो सीरीज भी कितनी टाइप की होंगी, 2 टाइप की होंगी। तो सीरीज भी आपका फाइनाइट और इनफाइनाइट, सीरीज भी आपका फाइनाइट और इनफाइनाइट 2 टाइप की, बेस्ड ऑन देयर करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस। अगर सीक्वेंस फाइनाइट है, अगर सीक्वेंस फाइनाइट थी तो सीरीज भी फाइनाइट होगी, और सीक्वेंस अगर इनफाइनाइट थी तो सीरीज भी इनफाइनाइट होगी। आप लोग ये समझ गए होंगे बखूबी। ठीक, तो कहने का मतलब है आपका सीक्वेंस तो टर्म जो था आपको समझा दिया गया है। अब सीक्वेंस यानी कि आपका जो सीरीज है वो किससे एसोसिएटेड है, सीक्वेंस से एसोसिएटेड है। यानी सीक्वेंस होगी तब हम उसका क्या बना पाएंगे, सीरीज बना पाएंगे। तो सीक्वेंस अगर फाइनाइट है तो फाइनाइट सीरीज बनेगी, और अगर सीक्वेंस इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट सीरीज बनेगी। ठीक, और मैंने आपको समीशन का भी तरीका बता दिया है कि आपको किस तरह से काम करना है। अगर सपोज करो इसी टर्म में आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि इसी टर्म को k में लिख दो, ठीक, और n टर्म्स तक का सम चाहिए तो आप क्या करोगे, k को वैरी करा दोगे 1 से लेके n तक, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व। जैसे देखो ये इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू एंड सो ऑन, लास्ट टर्म आपका आएगा an। तो ये आपका एक सीरीज कंस्ट्रक्ट होगी जिसे हम फाइनाइट सीरीज कहेंगे इफ n इज फाइनाइट। क्लियर हो गया, तो ये आपको समझ आ गया। तो आपको पहली एक्सरसाइज में जो है वो nth टर्म से रिलेटेड फॉर्मूले पढ़ने हैं, यानी कि आपका रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ने हैं। पहला क्वेश्चन होगा आपका nth टर्म का क्वेश्चन क्या होगा, देखिए आपसे कहेगा कि कोई आपका सीक्वेंस दी होगी, आपसे कहेगा कि इस सीक्वेंस का nth टर्म फाइंड करो, या आपको nth टर्म दिया होगा, सीक्वेंस फाइंड करनी होगी। तो आपका यही कहानी है। तो स्टार्ट करते हैं 9.1 की पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते कहानी। ठीक है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन एक्सरसाइज 1 to 6 whose nth टर्म्स आर गिवन। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट 5 टर्म्स को लिखना है। ठीक, और हमें दिया हुआ है आपका nth टर्म दिया हुआ है। जैसे पहले क्वेश्चन की बात करो 9.1 स्टार्ट हो गई है, आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे। तो 9.1 की बात करते हैं। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा ये प्रॉब्लम कर रहा है तो इसकी बात करें। ठीक है, तो 9 एक्सरसाइज की बात करते हैं 9.1। तो 9.1 में पहला जो क्वेश्चन है आपको उसकी nth टर्म दी है, आपको nth टर्म है आपका an इक्वल टू
n इंटू एन प्लस टू, an इक्वल टू n इंटू एन प्लस टू है। तो इस पर आगे बढ़ाते हैं इसको। देखो 5 टर्म्स ढूंढनी है, तो कुछ नया नहीं करना है आपको। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था एक फंक्शन है जिसमें आपका जिसका डोमेन एक नेचुरल नंबर है, हमेशा नेचुरल नंबर का सेट, ठीक। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म ढूंढनी है। तो फर्स्ट टर्म ढूंढने के लिए आप क्या करेंगे, n इक्वल टू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। n इक्वल टू 1 रखेंगे फॉर फर्स्ट टर्म n इक्वल टू 1। तो ये क्या आ जाएगा, a1 इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 2 दैट इज कितना आ गया, ये 3 आ चुका आपका आंसर, ठीक है। ऐसी सेकंड टर्म के लिए आप क्या रखेंगे, n इक्वल टू 2 रखेंगे और n इक्वल टू 2 रखते ही ये a2 हो जाएगा। a2 होने के बाद ये चीज क्या आएगी, 2 इंटू 2 प्लस 2 दैट इज ये आपका आ जाएगा 4 टू द 8, ठीक। तो इस तरह से आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं a5 तक, ठीक। तो पहले से लेके 6th क्वेश्चन तक आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, सेम यही चीजें करनी है जो आपका क्या करना है। सबसे पहले आपने n इक्वल टू 1 2 3 अप टू एंड सो ऑन रखना है। ऐसी कहाँ तक, 5 तक का रखना है आपको, n इक्वल टू 5 तक रखते रहना है। तो 5 टर्म आपकी फाइंड होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका 7th से लेके 10th क्वेश्चन सेम। इसमें क्या कहता है, आपको इसमें कोई पर्टिकुलर टर्म यानी कि 1 से लेके 5 तक की टर्म, जैसे फर्स्ट में आपको कह दिया था कि 1 से लेके 5 तक की टर्म्स ढूंढो, तो ये आपका यहाँ पे 1 से लेके 5 तक की टर्म ढूंढो ऐसा कुछ नहीं कह रहा है। आपसे कह रहा है सीधे कि 7th से लेके 10th तक क्वेश्चन सेम है, ठीक है। आपको an दिया हुआ है, an इक्वल टू आपको दिया है 4n माइनस 3। आपसे कहता है कि a17 ढूंढो और a24 ढूंढो, और दूसरा काम हमारा आपका a24 ढूंढना। तो दो टर्म्स को ढूंढना तो बड़ा आसान काम है। n की जगह आपने क्या पुट करना है, पहले वाले केस में 17 पुट करना है। तो ये आपका 4 इंटू कितना, 17 माइनस 3, तो ये कितना आ जाएगा 68 माइनस 3 दैट इज 65 आ गया। तो आपको ऐसे ही सेम करना है, 24 रख देना उसकी जगह, ठीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन इस हिसाब से नहीं है कि आपको ये ज़्यादा प्रॉब्लम करे, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक भी आप कर लेंगे। अब बढ़ता है आपका क्वेश्चन नंबर 11 से। तो क्या कहता है, देखिए, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन गिवन 11 to 13 एंड ऑब्टेन द करस्पॉन्डिंग सीरीज। तो हमसे कहता है कि आपका 5 टर्म्स लिखिए और एक सीरीज फाइंड करिए आपका, हाँ, करस्पॉन्डिंग सीरीज फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए कर लेंगे 11 टर्म से काम। तो ये आपका a1 इक्वल टू दिया हुआ 3 और an इक्वल टू दिया है 3an माइनस 1 प्लस 2। 11th क्वेश्चन जो है आपका, इसमें दिया आपका a1 इक्वल टू 3 दिया हुआ है और an इक्वल टू आपको दिया हुआ है 3an माइनस 1 प्लस 2, 3an माइनस 1 प्लस 2, ठीक। तो अब देखिए कहना गया है, चाह रहा है कि आपका 5 टर्म्स निकालना है, ठीक है। और ये कंडीशन है फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1, ये कंडीशन, ठीक। आप ध्यान देंगे कि सबसे पहले फोकस करेंगे, देखो इस वाले टर्म पर फोकस करेंगे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि किसी सीक्वेंस का nth टर्म निकालना पॉसिबल नहीं होता, जैसे मैंने शुरू में कहा था आपसे, ठीक है। तो जब ये nth टर्म निकालना पॉसिबल नहीं होता है तब हम इस तरह के ये आपका टर्म्स का यूज करते हैं, जिसमें आपका क्या, एक रिलेशन की मदद से, यानी कि एक आपका रिलेशन की मदद से हम चीज़ों को क्या करते हैं, पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका इस केस में, जो पहले वाले केसेस में था, हर किसी में हम nth टर्म फाइंड कर ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे nth टर्म फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, रिलेशन फाइंड करा हमने एक आपका n और n माइनस 1 में, इन दोनों टर्म्स के बीच में एक रिलेशन पता है हमें, इस रिलेशन के मदद से हम आगे की ओर बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखो आपका ढूंढने 5 टर्म्स ढूंढनी है। a1 तो आपको दे दिया है, अब आपने बात करनी है a2 से। शुरू में आप देखेंगे लास्ट में क्वेश्चन के फॉर n ग्रेटर देन 1 की बात भी करिए। ये जो टर्म दिया हुआ है आपको n ग्रेटर देन 1 के लिए ही काम करने, इस पर n इक्वल टू 1 नहीं रखेंगे, n इक्वल टू 1 पे काम नहीं करेंगे इसके वजह से, ठीक है। तो सबसे पहले आएंगे, देखो आपका a1 आपको दिया हुआ है, तो a2 ढूंढ लो, कोई परेशानी नहीं। a2 ढूंढेंगे तो ये आपका 3a2 माइनस 1 आएगा प्लस कितना आएगा 2 आएगा। आपका ये a2 इक्वल टू 3a1 प्लस 2, और आपको a1 की वैल्यू पहले से पता है, तो a1 की वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ 3 इंटू कितना आ जाना है 3 प्लस 2 आना है, ठीक है। तो आगे बढ़ाएं तो a2 इक्वल टू आपका आ गया 9 प्लस 2 दैट इज 11। तो ये आपका दूसरा टर्म आ चुका है सीक्वेंस का लेंथ, ठीक है।
तो यहाँ तक आप लोग शायद समझ चुके होंगे इस चीज़ को। अब उसके बाद ऐसे आपको A3 निकालना है, तो A3 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे तो इसको ये 3A 3 - 1 + 2, जब ये आगे बढ़ाएंगे इसको तो 3A ये 2 बन जाएगा और ये प्लस में 2, ठीक। तो A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू जल्दी से फाइंड करेंगे। A2 की वैल्यू क्या है हमारी, 11, ठीक है। तो A2 की वैल्यू 11 है, तो 11 रख दो इधर, तो 11 × 3 कितना होता है आपका, 3 × 11 + 2, तो ये आपका 35 आपका इसका ओवरऑल आंसर आ चुका है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे तो किस तरह से काम करना है, ठीक। तो ये थी आपका कहानी 11 से लेके 13 क्वेश्चन तक की। आपको कुछ भी नहीं करना है, जो गिवन टर्म्स हैं उनको छेड़ना नहीं है, ठीक। और जो टर्म्स निकालनी है, यानी कि ये दिया होगा आपको कंडीशन दी होगी, हर बार आपको ये कंडीशन देनी ही देनी है कि n = 1 या n = 2, n > 3, ठीक। बस ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो अगर उसने A1 दिया हुआ है तो n > 1 कहेगा, अगर उसने A2 भी दिया हुआ तो n > 2 की बात होगी, अगर उसने A3 भी दिया हुआ तो n > 3 की बात होगी, ठीक। तो कुछ नया नहीं सोचना आपको। और यहाँ पे जो टर्म्स आएंगे, देखो जैसे ये टर्म है, देखिए ये टर्म आपका क्या है, n = 2 रखने पे ये टर्म आपका A1 आएंगे, और ये A1 आने का मतलब क्या है, A1 आते ही ये चीज़ आपका यहाँ से पुट कर लेंगे हम, A1 आपका यहाँ फाइंड है हमारे पास, तो यहाँ की वैल्यू रखने के बाद ये आपका आंसर, ठीक है। तो 11 से लेके 13 तक के क्वेश्चन आप इस तरह से काम करेंगे। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल जस्ट ऐसी क्वेश्चन है जो आपका 13 तक था, बस नाम दिया उसका, इस पर्टिकुलर सीरीज का नाम है फिबोनाची सीरीज, ठीक है। तो इस सीरीज में सीक्वेंस है, और दूसरा एक टर्म भूल गया कि आपका 11th वाले जो क्वेश्चन में था, टर्म्स निकालने के बाद उसकी सीरीज भी बनानी थी आपको। तो सीरीज कैसे बना देंगे आप, देखिए 1 आपने लिखा 3, ठीक है, फर्स्ट में 3 लिखा, सीरीज इक्वल टू लिखना 3 प्लस देन 11 प्लस देन आपका 35 प्लस अप टू एंड सो ऑन, छोड़ देना सारे, ठीक है। तो ये आपका बन गया आपका सीरीज, क्लियर। तो सीरीज बनाना उतना टफ नहीं है, अगर सीक्वेंस पता है आपको, सिर्फ एडिशन ऐड मत करना है इनको, सिर्फ एडिशन में छोड़ देना है, ठीक है। नेक्स्ट हम आपका फिबोनाची सीरीज की बात करते हैं। इसमें आपको कुछ नया दिया हुआ है, फिबोनाची सीक्वेंस, इसमें दिया हुआ आपको क्या, A1 यानी कि 1 = दिया हुआ आपको, A1 = A2 दिया हुआ है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, इसकी बात करते हैं। 1 = A1 = A2 एंड AN = आपको दिया हुआ है AN - 1 प्लस AN - 2, ये दिया हुआ है, ठीक है। और ये कंडीशन किसके लिए, n > 2 के लिए है। ग्रेटर देन 2 के लिए क्यों है, आपको ये शायद मेरे ख्याल से पता चल रहा होगा, ग्रेटर देन 2 के लिए इसलिए क्योंकि यहाँ A2 भी दिया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद हमसे कह रहा है कि फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है उसकी बात करते हैं। फाइंड AN + 1 अपॉन AN फाइंड करना है हमने, और कितने टर्म्स के लिए करना है, फॉर n = 1 2 3 4 और ये 5, इतने टर्म्स के लिए आपका इस रेशियो को फाइंड करने वाला है, ठीक। तो बाकी क्वेश्चन है नहीं कुछ, सिर्फ क्वेश्चन इतना ही है। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो आप अगर n = 5 रखते हैं इसमें लास्ट में, ठीक है, n = 1 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, A2, ये A1 बन जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका n = 2 रखते हैं तो ये 3, ये 2, n = 3 रखते हैं तो ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है, ये 4 और ये 3, 4 रखते हैं तो ये 5 और ये 3, 4 और लास्ट में 5 रखते हैं तो ये 6 हो जाएगा और ये 5 रहेगा, ठीक है। तो कुल मिला के आपको कहाँ तक जाना है, A6 तक फाइंड करना है। इसकी मदद से कहाँ तक फाइंड करना है, A6, क्योंकि हमें A6 तक जाना ही जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करेंगे, A1 और A2 तो आपको पता है, A1 = A2 = 1 पर, तो A3 पे आएंगे, तो A3 = यहाँ रख लो जरा, तो ये क्या आ जाएगा, देखो A3 - 1 प्लस A3 - 2, दैट इज ये क्या बन जाएगा, A2, ठीक है। और यहाँ क्या बनेगा, A1। तो अगला टर्म देखो, A2 की वैल्यू भी 1 थी और A1 की वैल्यू भी 1 थी, तो इन दोनों को ऐड करा तो ये आपका आंसर मिल गया कितना, 2, यानी कि A3 की वैल्यू आपका आ चुकी है 2। शायद यहाँ तक आपको ये समझ आ चुका होगा, A3 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2 आ गई है, ठीक है। और A1 और A2 पहले से पता है, तो 3 वैल्यूज हमने ओवरऑल फाइंड कर ली है, ऐसा आप सोच सकते हैं, ठीक। अब बढ़ते हैं आपका A4 की तरफ। A4 की तरफ बढ़ते हैं, तो A4 की तरफ बढ़ने से पहले
बात करें, देखो A4 का मतलब क्या होगा, A4 का मतलब है हमारे हिसाब से यहाँ पुट करेंगे तो A4 माइनस 1 प्लस A4 माइनस 2, दैट इज ये कितना हो रहा है आपका A3 प्लस A2, ठीक है, 4 माइनस 1 इज 3, 4 माइनस 2 इज 2। तो A3 की वैल्यू आप पुट करेंगे तो A3 की वैल्यू 2 आई थी और A2 की वैल्यू आपको पहले से दी है 1, तो ये ओवरऑल आपका कितना आ चुका है 3 आ गया, ठीक। तो ये A4 भी आपका निकल गया और वो कितना है 3 है, तो इतना आप समझ चुके होंगे कि आपका ये कितना आ चुका है 3 आ गया, ठीक। ऐसे आपको A6 तक जाना है, मैं बता रहा हूँ एक बार फिर से कि आपका A6 तक ही क्यों जाना है, थोड़ी देर पहले मैंने बात करी थी आपको A6 तक क्यों जाना है, ठीक। बस उसी टर्म को मैं समझाऊंगा आपको, बस थोड़ा सा ठीक है। तो A4 भी निकल गया, अब मैं A6 तक जाने वाला हूँ। A6 तक इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पे टर्म्स को देखिए कहाँ तक फाइंड, कहाँ तक करना है 5 तक फाइंड करना है, तो 5 तक जब फाइंड कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पे रखना है 5, तो 5 प्लस 1 इज कितना 6, तो 6 आपका A6 आ जाएगा इस केस में, ठीक है, अपॉन A5। तो आपको A6 तक जाना ही जाना है, A4 आपने ढूंढ लिया है, अब मैं आपका A5 और A6 ढूंढने निकल रहा हूँ, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, ठीक। अब ढूंढ रहा हूँ आपका A5 के लिए आपका क्या करेंगे A5 माइनस 1 प्लस A5 माइनस 2, ठीक। तो ये चीज क्या आ जाएगी A5 इक्वल टू A4 प्लस A3, और A4 की वैल्यू जस्ट इससे पहले आपने निकाली थी, कितनी आएगी, ये आपका शायद ये 4 आई थी, ठीक है, और इससे पहले A3 आपका कितना आया था 2 आया था, रुकना इससे ना, 3 आया था, ये 3 आई थी, एक बार चेक कर लेते हैं इसकी वैल्यू, ये 3 आई थी, 3 और 2, ठीक है, तो ये 3 और 2 थे, तो इनकी वैल्यूज को आप डिस्टर्ब नहीं करते हैं, 3 और 2 रखते हैं इसकी जगह, ठीक। थ्री और 2 की बात करते हैं, ये आपका 3 था और ये कितना था 2 था, तो ये आपका ओवरऑल कितना आ चुका है 5 आ गया, ये A5। अब A6 की बात करेंगे तो A6 आपके लिए बड़ा आसान काम है, A6 इक्वल टू कितना आ जाएगा A5 प्लस A4 आ जाएगा, आप लोग समझ पा रहे होंगे इस चीज को, ठीक। तो ये A5 की वैल्यू 5 है और A4 की वैल्यू आपका 3 थी, तो ये ओवरऑल कितना आ चुका है 8 आ गया। तो ये आपका वो रिक्वायर्ड टर्म्स हैं जो हमें ढूंढने थे, हमने आपका ये फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपका इससे आगे टर्म्स किस तरह से काम करना है, यानी कि रेशियो निकालना था हमें, एक्चुअल में निकालना था an प्लस 1 अपॉन an निकालना था, ठीक। तो ये तो फाइंड करने हैं, लेकिन सबसे पहले आप किसके लिए करेंगे फॉर n इक्वल टू 1, फॉर n इक्वल टू 1 जैसे आएंगे तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, n इक्वल टू 1 के लिए ये चीज क्या हो जाएगी an प्लस 1 अपॉन an, ये चीज क्या बन जाएगी आपका, ये फॉर n इक्वल टू 1 रखते ही 1 प्लस 1 इज 2, और यहाँ आपका 1 रखेंगे तो ये a1 बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बनने वाला है a2 कितना था, देखिए a2 पे फोकस करो जरा, a2 और a1 दोनों आपका 1 थे, तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 दैट इज 1 आ जाएगा, ठीक। अब फॉर n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 2 के लिए आ जाओ जल्दी से, n इक्वल्स टू 2 के लिए आएंगे तो ये an प्लस 2 सॉरी an प्लस 1, an प्लस 1 अपॉन an इक्वल टू क्या आ जाएगा a2 प्लस 1 अपॉन a2 दैट इज a3 अपॉन a2। a3 की वैल्यू आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि ये 2 थी और ये 1 है, और ये आंसर आपका कितना आ गया 2 आ चुका है, ठीक है। a3 की वैल्यू देखिए, a3 की वैल्यू कितनी थी 2 थी, ठीक है, और a2 की वैल्यू 1 थी, आप ये समझ चुके होंगे, तो ये वैल्यूज है। तो इसी तरह से आपको क्या करना है a5 तक जाना है, बिल्कुल बच्चों वाला काम है, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आप काम करना है, ठीक। तो हमारी जो पहली एक्सरसाइज है 9.1 में हमने पहली एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम इससे आगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो थोड़ा सा बात और करते हैं आगे, इस टर्म में आगे बढ़ते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं। शायद आप लोगों को ये nth टर्म वाला खेल समझ आया होगा, सीक्वेंस समझ आ गई, सीरीज समझ आ गई, ठीक है। अब बढ़ते हैं आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तरफ। थोड़ी देर पहले बात की जो सीक्वेंस है ना, तो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है आपका, हम कह सकते हैं ये भी एक सीक्वेंस ही है, ठीक, लेकिन वो कैसे देखें, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ रहा है, ठीक।
तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है, जब कभी आपके पास एक ऐसी सीक्वेंस होगी, एक ऐसा प्रोग्रेशन होगा जिसमें हर एक कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच, कंसेक्यूटिव टर्म्स का मतलब है जैसे आपका अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 5 अप टू एंड सो ऑन, तो कंसेक्यूटिव टर्म्स का मतलब अगर मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूं तो इसके बाद ये या इससे पहले कोई, अगर मैं बात कर रहा हूं इसकी बात कर रहा हूं तो इसके बाद ये या इससे पहले कोई, ठीक। कंसेक्यूटिव का मतलब है दो टर्म्स तो लेनी है लेकिन एक साथ, यानी आप एक टर्म ये सेलेक्ट करके दूसरी टर्म यहां से सेलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक। तो कंसेक्यूटिव टर्म्स का मतलब है बिल्कुल आपका एडजेसेंट जो टर्म्स हैं उनको लेना है, ठीक। तो अगर एडजेसेंट टर्म का डिफरेंस, अगर एडजेसेंट टर्म का डिफरेंस क्या आता है, सेम आता है या आपका कह सकते हैं कांस्टेंट आता है, यानी कि सेम आता है या कांस्टेंट आता है, तो इस तरह के प्रोग्रेशन को हम कहते हैं आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक। तो प्रोग्रेशन का मतलब भी आपका एक पैटर्न को फॉलो करना है, एक आपका सीक्वेंस जो हमने पढ़ी थी सेम वही टर्म आपका मैं प्रोग्रेशन के लिए भी कहूंगा। और प्रोग्रेशन को अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो प्रोग्रेशन में हम एक स्पेशल टाइप का टर्म पढ़ेंगे आपका एपी, और इस एपी में है क्या कहा हमने कि हर कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, और कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस अगर सेम रहता है तो उसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। एक नया टर्म जुड़ के आएगा इस पर, कॉमन डिफरेंस, जैसे हमने क्लास 10th में पढ़ा हुआ था, उन्हीं टर्म्स को हम आगे बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट टर्म डिफरेंस है ये क्या कहलाता है आपका, यही जो कांस्टेंट ये आपका क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस कहलाता है, ठीक है। ये कॉमन डिफरेंस से जानेंगे हम इसे, और इसका डिनोट करने का तरीका है स्मॉल डी से डिनोट करेंगे, ठीक। तो एपी का मतलब आप लोग समझ गए, एक ऐसा एक्सप्रेशन, एक ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है या कांस्टेंट रहता है या आपका इक्वल रहता है, ठीक। तो ये आप इस तरह का जो प्रोग्रेशन है, इस तरह का जो सीक्वेंस है ये कहलाता है एपी। और इसमें जो आपका कॉमन डिफरेंस या सॉरी हम बात कर रहे थे कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा है या सेम डिफरेंस आ रहा है, इक्वल डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस कहलाता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इसलिए कह रहा है क्योंकि आपका कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा था, सेम आ रहा था ना, तो सेम चीजें क्या हो गई, कॉमन, तो हम उसको क्या कह रहे हैं, कॉमन डिफरेंस कह रहे हैं। और इसको डिनोट करने का तरीका डी है, और एपी को डिनोट हम जनरली कैपिटल सॉरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को डिनोट हम जनरली किससे करते हैं, कैपिटल ए कैपिटल पी, क्लियर। तो ये एपी आपको समझ आ चुकी है। अब मैं इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब इसको थोड़ा बेहतर बनाते हैं, तो एपी में कैसे काम करना है उसकी बात करते हैं। तो देखिए एपी में कैसे काम करेंगे आप, सबसे पहली टर्म अगर ए है, सबसे पहली टर्म अगर आपका ए है तो अगली टर्म ए प्लस डी कह दिया मैंने, आपका इन दोनों के बीच का डिफरेंस डी हो गया। तो नेक्स्ट टर्म शायद आप समझ पा रहे होंगे क्या होगी, तो अगली टर्म होगी आपका ए प्लस 2डी, इनके बीच का डिफरेंस आप चेक करेंगे तब भी आपका क्या आएगा, डी आएगा। फिर नेक्स्ट ए प्लस 3डी अप टू एंड सो, ठीक है। तो ये बन गया आपका एपी बन गया, ठीक। डिफरेंस के लिए आपने हमेशा याद रखना है कि नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को ही माइनस करना है, हमेशा आप याद रखेंगे कि नेक्स्ट टर्म का मतलब है ए प्लस डी से माइनस करेंगे आप ए को, तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी आएगा, ठीक। ऐसे ही ए प्लस 2डी से अगर आप माइनस करना चाहें तो ए प्लस 2डी माइनस ऑफ ए प्लस डी करेंगे, और इसको थोड़ा बेहतर लिखूं तो ये a प्लस 2d माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ डी, ये ओवरऑल कितना आ जाएगा, a प्लस सॉरी a से a कैंसिल आउट, तो a नहीं आएगा आपका, सीधे सीधे डिफरेंस में कौन आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ d आने वाला है। आप लोग समझ रहे होंगे 2d माइनस डी इज d, क्लियर है तब। तो ये समझ आ गया होगा कि AP डिनोट हम जनरली इससे करेंगे, AP का मतलब है a प्लस डी a प्लस 2d अप टू एंड सो ऑन a प्लस 3d एंड सो ऑन, ठीक। तो ये AP को डिनोट करने का, यानी कि AP का ये जनरल तरीका है डिनोट करने का, ठीक। और ये जो D है वो आपका कॉमन डिफरेंस है, आपको दिखाई दे रहा है कि हर जगह पे आपका डिफरेंस क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, यानी कि सेम आ रहा है, यानी कि D आ रहा है, ठीक। तो ये आपका AP है, AP को डिनोट करने का तरीका है। अब मैं इसमें आपको बताने जा रहा हूँ जनरल टर्म, जस्ट इससे पहले आपका सीक्वेंस में मैंने बताई थी आपको जनरल टर्म कैसे फाइंड करते हैं। इसके लिए अगर जनरल टर्म फाइंड करनी है तो जनरल टर्म किस तरह से फाइंड करनी है उस पर बात करते हैं, ठीक। तो सबसे पहली टर्म को आप देखेंगे तो उसमें आपका एक A है और D है ही, पहली टर्म यानी फर्स्ट टर्म को आप देखिए उसमें आपका A है बट इसमें D एब्सेंट है। सेकंड टर्म को आप गौर से देखिए, इसमें A तो है पर एक D भी आ चुका है। थर्ड टर्म में आप देखिए A है 2D भी आ गया। कुल मिला के क्या लग रहा है कि आपका जितने भी टर्म्स होंगे सब में A का होना जरूरी है। तो यानी कि nth टर्म का मतलब क्या है, nth टर्म में आपका A तो होना तय है। अब D को डिसाइड करते हैं, D आपका किस तरह से इसमें आया, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए
कि जो फर्स्ट टर्म है उसमें एक भी डी नहीं है, यानी हम इसे 0D से जान सकते हैं। दूसरी टर्म है सेकंड, दूसरा जब आ रहा है तो उस टाइम पे आपका 1D आ रहा है। तीसरा जब आ रहा है तो उसमें आपका 2D आ रहा है। कुल मिला के वो क्या रहा है, जिस टर्म का भी मैं जिक्र कर रहा हूँ उस टर्म में से आपका उसमें से एक कम D आ रहा है, यानी कि nth टर्म की बात करूंगा तो n में से आपका एक कम D आपका आएगा। तो ये nth टर्म की बात होगी। आपका an का फॉर्मूला बन चुका है हमारे पास, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि 10th क्लास में भी आपने पढ़ा हुआ था, यहाँ भी काम आएगा। ठीक है, तो ये समझ आ चुका हो। तो यहाँ तक की कहानी शायद सभी को समझ आ गई होगी कि आपका किस तरह से हमें काम करना था, an की वैल्यू हमें किस तरह से फाइंड करनी थी। तो आज लगभग मैं आपका ये सेक्शन यहीं पे कंप्लीट करूंगा। कल हम इससे आगे बात करेंगे कि आपका किस तरह से हम nth टर्म की बात करते हैं, सम ऑफ n टर्म्स की बात करते हैं। लेकिन फिलहाल आपके लिए आज क्या करना है आपने कि 9.1 को कम्प्लीटली सॉल्व करना है, यानी कि आपको देखना है कि 9.1 में कहीं परेशानी हो रही है आपको। ठीक, और दूसरा जो है 9.2 के लिए हम ये मटेरियल तैयार कर रहे थे। 9.2 का कुछ पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया, जैसे कि आपका nth टर्म AP समझ चुके हैं हम लोग। ठीक, तो इससे आगे हम कल बात करेंगे आपसे, दूसरे वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। ठीक।